गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, जो कक्षा 10 कृति का भाग 2 से लिया गया है। इसकी लेखिका मधु काकरिया है। इस पाठ में लेखिका ने एक यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया है। लेखिका जब सिक्किम की राजधानी गंगटोक में गई थी तो वहाँ की खूबसूरती से लेखिका का मन बहुत सुखी हो गया। लेखिका ने गंगटोक से लेकर गटाऊ तक की यात्रा की थी। वहाँ जो भी चीज़ें लेखिका ने देखी, सुनी, समझी, महसूस की, वह सब लेखिका ने इस पाठ में बताया है। तो शुरू करते हैं पाठ को। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रही थी। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरा भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अंतर्दयता में डूबी रोशनी की वह जादुई छालर। धीरे धीरे एक उल्लास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकोनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकोनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसपास हल्के हल्के बादलों में ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ने दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रहकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी कि घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम गहरी घाटियों और फूलों से लदी वादियों मिलेगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराई पाइन और धूपी की खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 160 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीभ पर लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीभ थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा,
इस जगह का नाम है कविलोंग स्टोक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ खे बमसन ने लेपचारों के सोमेन से पुजतेंग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। भूटिया सिक्किम की इस दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता के शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा। मैडम, यह धर्म चक्र है, फेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य और अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों का काश्य हिमालय, पल पल पर परिवर्तित हिमालय, और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर प्रभाव पड़ा कि सारी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र है ये मौसम हंसी। थैंक यू।